आज हम मांग तथा मांग का नियम अर्थात डिमांड एंड लॉ और डिमांड के बारे में जानेंगे। साधारण व्यवहार में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को हम मांग कहते हैं, किंतु अर्थशास्त्र में मांग किसी वस्तु के लिए केवल इच्छा ही नहीं है। यदि सड़क पर बैठा कोई भिक्षुक मोटर कार देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा करे अथवा कोई बच्चा चंद्रमा को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा करे तो उसकी यह इच्छा मांग नहीं कहला सकती, क्योंकि इनके पास इनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है। अतः इच्छा तभी मांग कहला सकती है जबकि इनकी पूर्ति के लिए हमारे पास क्रय शक्ति हो और साथ ही उसे व्यय करने की तत्परता भी हो। एक भिक्षुक को इच्छा होती है किंतु क्रय शक्ति नहीं। इसी प्रकार एक कंजूस व्यक्ति को क्रय शक्ति भी होती है किंतु मुद्रा देने अथवा व्यय करने की तत्परता नहीं, इसलिए इन दोनों को मांग नहीं कहला सकती। अतः पेंशन के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल प्रभावपूर्ण इच्छा की ही मांग कहते हैं, अर्थात मांग किसी वस्तु को प्राप्य करने की उस इच्छा प्राप्त करने की उस इच्छा को कहते हैं जो वस्तु को खरीदना के लिए साधन न और उन साधनों को उन वस्तु की प्राप्ति के लिए खर्च करने की तत्परता से युक्ति हो। मांग की एक और प्रमुख विशेषता है, किसी वस्तु की मांग का उसके मूल्य से भी घनिष्ठ संबंध होता है। मांग सदा एक निश्चित कीमत की पृष्ठभूमि में ही होता है। दूसरे शब्दों में मांग सदा एक निश्चित मूल्य पर ही होता है। बिना मूल्य जाने कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वह किसी वस्तु अथवा सेवा की कितनी इकाइयों का क्रय करेगा। अतएव मूल्य के बगैर मांग का कोई अस्तित्व नहीं होता। चैपमैन के अनुसार मांग अधिमानों का परिणात्मक विवरण है। मांग एवं मूल्य के इस संबंध पर जोर देते हुए कहा है कि मांग का अर्थ सदा एक निश्चित मूल्य पर मांग करना होता है। मूल्य को व्यक्त किए बगैर मांग का प्रायः कोई अभिप्राय नहीं है। मूल्य के साथ साथ मांग का समय से भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि किसी वस्तु की मांग विशेष मूल्य पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत ही होती है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की मांग एक निर्दिष्ट समय जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक माह अथवा एक वर्ष में ही होता है। प्रायः देखा खोजा जाता है किसी वस्तु की मांग एक निर्दिष्ट समय जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक माह एवं एक वर्ष में ही होता है। प्रायः देखा जाता है कि समय में वृद्धि अथवा विस्तार के साथ साथ मांग में ही वृद्धि होती जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई परिवार एक सप्ताह में 2 क्विंटल चावल की मांग करता है तो सप्ताह में उस परिवार की चावल की मांग 8 क्विंटल की होगी। इस प्रकार मांग में निम्नलिखित 5 तत्व स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, किसी वस्तु की मांग। नंबर 2, उसे खरीदने के लिए पर्याप्त साधन। नंबर 3, क्रय करने अथवा साधनों की प्राप्ति करने की तत्परता। नंबर 4, एक निश्चित मूल्य। नंबर 5, एक निश्चित अवधि। अतः किसी निश्चित अवधि में एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु की पर्याप्त क्रय शक्ति तथा व्यय करने की तत्परता रहने पर ही अर्थशास्त्र में मांग कहला सकती है। इन तत्वों के आधार पर सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री बेनहम ने मांग के निम्नलिखित तरीके से परिभाषित की है। किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस मूल्य पर किसी विशेष समय में खरीदी जाएगी। मांग तथा इच्छा एक दूसरे से मिलती जुलती है। मांग तथा आवश्यकता एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर है। किसी वस्तु की ज़रूरत का अनुभव करना ही इच्छा है। इच्छा के लिए साधन तथा तत्परता का होना जरूरी नहीं है, किंतु यदि आपके पास साधन है और आप साधन में व्यय करने के लिए तत्परता भी है, तभी आपकी इच्छा आवश्यकता का रूप धारण कर सकती है।
आवश्यकता का प्रभावपूर्ण इच्छा को ही कहते हैं, यानी उस इच्छा की आवश्यकता कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास साधन है और हम साधनों को व्यय करने के लिए तत्पर भी है। अर्थात आवश्यकता के लिए 3 बात होना चाहिए। नंबर 1, किसी वस्तु की इच्छा का होना। नंबर 2, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन का होना। नंबर 3, साधनों को व्यय करने की तत्परता का होना। किंतु मांग को केवल प्रभावपूर्ण करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मांग सदैव एक निश्चित मूल्य पर तथा एक निश्चित समय में होता है। जैसे किसी वस्तु की इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन को व्यय करने की तत्परता, एक निश्चित कीमत तथा एक निश्चित अवधि। मांग तालिका के अनुसार किसी वस्तु की मूल्य तथा मांगी गई मात्रा के बीच कार्यात्मक संबंध को बताता है। व्यक्तिक मांग की तालिका, बाजार मांग की तालिका 2 तरीके से हो सकता है। जैसे अगर 6 रुपये नारंगी है तो कोई 2 पीस खरीदेगा, अगर वही 5 रुपये हो जाए तो 4 पीस खरीदेगा, अगर 4 रुपये हो जाए तो 6 पीस खरीदेगा, अगर 3 रुपये नारंगी हो जाए तो 8 पीस खरीदेगा, और अगर 2 रुपये नारंगी हो जाए तो 10 पीस खरीदेगा। इसका मतलब है कि दाम ज़्यादा था तो कम नारंगी बिक रहा था, और दाम कम हुआ तो ज़्यादा नारंगी बिकने लगा। इसी आधार पर मांग की तालिका का ज्यामितीय दर्शन ही मांग वक्र अथवा मांग की रेखा है। मांग की रेखा इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि एक बाजार में किसी विशेष समय में भिन्न भिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाएगी। मांग की तालिका की दी तरह मांग की रेखा 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग की रेखा, दूसरा बाजार मांग की रेखा। इसके बाद मांग के नियम है। मांग के नियम मांग एवं मूल्य के बीच स्थित विपरीत संबंध की अभिव्यक्ति करता है। ऊंची कीमत पर मांग निम्न होती है तथा निम्न कीमत पर मांग ऊंची होती है। दूसरे शब्दों में मांग का नियम इस प्रवृत्ति का कथन मात्र है कि मूल्य बढ़ने पर मांग कम तथा मूल्य कम होने पर मांग बढ़ती है, यानी कीमत अथवा मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। मार्शल के अनुसार मांग की मात्रा मूल्य में कमी के साथ साथ बढ़ती जाती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। थॉमस के अनुसार किसी निश्चित समय में किसी वस्तु अथवा सेवा की मांग प्रचलित मूल्य पर ऊंचे मूल्य की अपेक्षा अधिक तथा नीचे मूल्य की अपेक्षा कम होती है। अन्य परिस्थितियों के अपरिवर्तन रहने पर किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा तथा उसकी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। कोई ऊंची कीमत पर वस्तु की मांग कम तथा निम्न कीमत पर अधिक मांग अधिक होती है, बशर्ते कि मांग की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हो। यदि मांग की परिस्थितियाँ एक समान रहे तो वस्तु तथा सेवा के मूल्य में वृद्धि से उस मांग में कमी होती है और मूल्य में कमी से मांग में वृद्धि होती है। मांग के नियम का आधार इस बात की व्याख्या करता है कि मूल्य कम होने पर मांग अधिक हो जाती है तथा मूल्य बढ़ जाने पर मांग घट जाती है। किंतु ऐसा आखिर क्यों होता है? यानी कम मूल्य पर किसी वस्तु की अधिक मांग तथा अधिक मूल्य पर मांग कम क्यों होती है? इसकी विस्तृत व्याख्या मांग की रेखा की प्रकृति के अंतर्गत की गई है। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक होगा कि मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। क्रेता साधारणतया किसी वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता के अनुसार ही मूल्य देना चाहता है। अतएव जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु के मूल्य एवं उसकी सीमांत उपयोगिता में एक प्रकार की विभिन्नता आ जाती है, यानी मूल्य सीमांत उपयोगिता से कम हो जाता है। अतएव उपभोक्ता मूल्य एवं सीमांत उपयोगिता में सामंजस्य लाने के लिए उस वस्तु की अधिक मात्रा का क्रय करता है। मांग के नियम के क्रियाशील होने के कारण निम्न है। सीमांत उपयोगिता ह्रास
समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा, कुछ नए क्रेताओं के आगमन या कुछ विक्रेताओं के बाजार छोड़े जाने का प्रभाव, आय संबंधी प्रभाव, प्रतिस्थापन संबंधी प्रभाव और विभिन्न प्रयोग। मांग को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व निम्न है। नंबर 1, रुचि एवं फैशन में परिवर्तन, जलवायु मौसम में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन, वस्तु तथा आय में परिवर्तन, धन के वितरण में परिवर्तन, व्यापार की स्थिति में परिवर्तन, अन्य कीमत में परिवर्तन। उसके बाद मांग की रेखा के कुछ समय के लिए नीचे के झुकने के उठती है, इसकी दशाएं निम्न है। भविष्य में किसी वस्तु के दुर्बल होने की संभावना, बहुमूल्य तथा सामाजिक सम्मान वाली वस्तुएं, अज्ञानता, अनिवार्य वस्तुएं,